हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी रिवाइज करते हैं प्रीमिक्स के साथ। दोस्तों, ये प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ा क्योंकि जो मिक्स क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे डेफिनेटली मुझे हमें लग रहा था बहुत फ़ायदा होने वाला बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था कि मिक्स क्वेश्चन है, ये नहीं आता वो नहीं आता। डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो चलो अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों उससे एक बेटर प्लान क्या कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज अगर हम रिवाइज़ करना शुरू कर दें। तो जैसे इकोनॉमी, ये दोस्तों अगर हम जून 2019 से मार्च 2020 वाला डॉक्यूमेंट है, वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें बीच बीच में मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस भी चाहता हूं जो आप देखें। 2-2 मिनट वाले वीडियो, वैसे 2 मिनट चलो कहने को होते हैं, लेकिन आप क्विक अगर उसको चलाकर देखें तो आप 2-2.5 मिनट में उनको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं लास्ट मिनट के लिए, तो वो आप डेफिनेटली देखिए। एंड मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पूरे जो इंटायर एक तरह से इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ी सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आएगी। हाँ, मेरी इकोनॉमी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, देन डे वाइज चल पड़ेंगे। मल्टीपल वीडियोस दिन में पोस्ट करके मैं आपको चाहता हूँ आज पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोनॉमी जो हम रिवाइज करने वाले हैं जो प्रीमिक्स के थ्रू, आप उसको मान सकते हैं कि ये वाला जो वीडियो है ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे जब आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है, तो जून 2019 से जब लास्ट प्रीलिम्स हुआ था उससे लेके अब तक, तो अगर हम देखें रेट कट की बात करता है आरबीआई, तो दोस्तों उसे डेफिनेटली जब जीडीपी ग्रोथ भी आ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जो फाइनेंस जो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो सीआरआर पे इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। देन ऑन टैप लाइसेंसिंग हमने डिस्कस की हुई है कि अगर आरबीआई से किसी को बैंक को अगर लाइसेंस लेना है तो वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मन करे डिमांड क्रिएट करो, आरबीआई आपका प्रपोजल देखेगा। ठीक है दोस्तों, देन G20 के बारे में एक बात है, तो इसको आप देख सकते हैं, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। G20 इंडिया मेंबर भी था जैसे, एंड देन अभी है। देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 10 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद जो एक्ट को आए इसको चलते हुए, तो उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि मोनोपोलीज आर नॉट क्रिएटेड। नहीं, सीसीआई मोनोपोलीज की बात नहीं करता, बस वही चाहता है कि मोनोपोलीज को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, फेयर कंपटीशन चलता रहे, मोनोपोलीज बने या ना बने, सीसीआई को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे अगर कोई जो कंपनीज मर्ज वगैरह होती हैं तो उसको रेगुलेट भी ये करता है। ऑल राइट, देन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कौन अपॉइंट करता है जो इसके पूरे मेंबर्स को, उसकी बात भी यहाँ पर की जा रही है। 2000 में जैसे पूरा ये एक एक्ट बनाने की बात की गई थी, 2003 में एक्ट बन गया था, 20 साल हो गए अप्रॉक्सीमेट, नॉट 10 साल, तो इसीलिए न्यूज़ में भी था और भारत सरकार ने भी इसको सेलिब्रेट किया था। देन दोस्तों जो आरटीजीएस एनईएफटी, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। आरटीजीएस आरबीआई की अगर हम साइट पर जाके बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हर वक्त नहीं चलता। ठीक है, 24/7 सिस्टम नहीं है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। जनरली जो आरबीआई के एंड से ही होता है ये, और 2 लाख रुपए की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए आरटीजीएस में। एनईएफटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, एनईएफटी किसी भी जो अमाउंट का हो सकता है, लेकिन आरटीजीएस कम से कम 2 लाख का होना चाहिए, तभी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग की 2 टीम्स की बात हो रही है, उसमें कौन कौन है ये हमें देखना ज़रूरी है, इसको देख सकते हैं। मैं इस पर जो बहुत दिमाग लगाऊंगा। देन इंडिया आर्बिट्रेशन सेंटर बिल। ठीक है, ये जो BN श्री कृष्णा कमेटी आई थी, बहुत सारी चीज़ों पर BN श्री कृष्णा कमेटी ने बात की थी, तो उसमें से एक ये भी था कि इंडिया में ही आर्बिट्रेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, जिससे इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर काम करना, तो ये लास्ट टाइम ऐसा सवाल प्री और मेंस दोनों में ही पूछा गया था, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि NDIAC के क्या फीचर्स हैं, कौन इसका चेयरपर्सन रह सकता है, एक्सेट्रा, इसके बारे में बात। देन दोस्तों BEPS हम अनगिनत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कंपनीज अपना बेस को शिफ्ट कर देती हैं, प्रॉफिट के बेस को अपना पैसा बचा लेती हैं, और लेकिन गरीब कंट्रीज़ का नुकसान हो जाता है, उनको टैक्स नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए OECD और जो G20 अमीर कंट्रीज़ ने मिलकर BEPS को टैकल करने का प्लान बनाया। देन दोस्तों इकोनॉमिक सेंसस इंपॉर्टेंट है, हमने जगह जगह कवर किया, तो ये देश भर की सारी इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, बात पर ध्यान दें, ऑल इस्टेब्लिशमेंट्स, इसका पूरा एक काउंटिंग होने वाली है। 7वीं बार होगी दोस्तों, हमारे देश में चल रही थी, अंडरवे थी, तो 6 बार पहले हो चुकी है। कौन सी मिनिस्ट्री दोस्तों इसको करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी CSO एक्सेट्रा भी बहुत कुछ निकालती है। देन दोस्तों डबल डिफ्लेशन कहाँ यूज़ होता है? डबल डिफ्लेशन प्राइमरीली यूज़ होता है अगर हमें निकालना है कि कितनी ग्रॉस वैल्यू ऐड की है किसी इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो उसके लिए तो ये बस कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है, क्योंकि IMF के तहत हमें डेटा डिसेमिनेशन करने के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉलो होता है वहीं पर ही इसका फ़ायदा रहता है, इंडिया में फॉलो नहीं होता, तो इसलिए इंडिया में इसके खिलाफ ही लिखा जाता है कि आप इसको फॉलो मत कीजिए। देन दोस्तों किम्बरले प्रोसेस की बहुत सी जगहों पर जहाँ पर डायमंड्स निकलते हैं, उन डायमंड्स का मिसयूज़ किया जाता है फॉर फाइट्स
अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट के खिलाफ आतंकी जो गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए। तो किम्बरले प्रोसेस ने इसीलिए कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं, इनको रोकें। एंड पर्टिकुलरली इसका जो लास्ट जो सेशन था वो इंडिया में होना था, 2019 में हुआ था, 2020 में सेशन ही नहीं हुआ, 2021 में अभी सेशन रशिया में होगा। तो बात याद रहे, ठीक है, 19 में ये हुआ था इंडिया में, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑलराइट, तो किम्बरले में क्योंकि फेमस भी क्यों है? क्योंकि किम्बरले में डायमंड्स निकलते हैं। देन दोस्तों WTO की अगर मीट की बात करें, WTO की मीट कज़ाकिस्तान में होनी थी, ठीक है, नूर सुल्तान समथिंग जगह पर, ठीक है, कैपिटल ये वैसे तो वहाँ पर होनी थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गई कोविड के चलते। एंड देन उसके बाद देखें तो जो इसके पहले वाली कहाँ हुई थी दोस्तों? जिनीवा में थोड़ी ना हुई थी, उसके पहले वाली ब्यूनस आयर्स में हुई थी, ठीक है, एंड उसके पहले वाली नैरोबी में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके पहले वाली बाली में हुई थी, तो ये कुछ याद होनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होती हैं WTO की मीट्स। ओके, देन दोस्तों कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ये जो हमारे अगर आपको हमारे कंट्री से अगर म्यांमार जाना है तो पूरी लैंड से ट्रांसफ़र होकर बहुत सारा, तो इसीलिए मल्टी मॉडल बनाया गया। बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया म्यांमार सी भी है, रेल भी है, एंड हमारा इसमें जो रोड भी है, एंड ठीक है, तो रोड यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो ये रोड की बात यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाती है। ओके, देन दोस्तों एपीडा इंपॉर्टेंट है। एपीडा बहुत सारी जो हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। एंड दोस्तों ये शुगर के इंपोर्ट पर भी ध्यान देता है, शुगर का इंपोर्ट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ये गलती हो सकती है हमसे, ठीक है। इसके पहले ये जो PFEPC के नाम से फेमस था, ठीक है दोस्तों, तो लेकिन अभी एपीडा बना दिया गया था 1985 में। दोस्तों कौन सी चीज़ों को ये प्रमोट करने में हेल्प करता है, एक बार देख लो, हम मार्क भी कर दिए। गुआरगम दोस्तों, गुआरगम तो शेल गैस, जब बहुत ज़्यादा जब शेल गैस बूम था दुनिया में, तो शेल गैस निकालने के लिए गुआरगम डाली जाती थी ताकि पानी की डेंसिटी बढ़ जाती थी। तो जो वहाँ पर जो प्रोसेस था, फ्रैकिंग बोलते हैं, तो फ्रैकिंग करने में आसानी होती थी, ठीक है। ओके, देन दोस्तों SCO हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। SCO पहले शंघाई 5 की तरह बनाया गया था। SCO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार रटवाते हैं बच्चों को और किसी ना किसी एग्जाम में दिखते हैं दोस्तों। शंघाई वाली जो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स शंघाई में है क्या कि बीजिंग में है, ठीक है, तो नोट करना ज़रूरी है। एंड इंडिया पाकिस्तान भी SCO के मेंबर बन गए थे। इनकी मीट्स कहाँ होनी है? तो जैसे लास्ट जो मीट थी वो बिश्केक किर्गिस्तान में, नेक्स्ट इंडिया में होनी है। रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है अभी 1-2 हफ्ता पहले कि इंडिया में ही इसकी नेक्स्ट मीट है नवंबर 2020 में। ऑलराइट, तो ये हेडक्वार्टर्स और जो इनिशियली फर्स्ट 5 जो मेंबर थे उनको शंघाई 5 कहा जाता है। तो मेंबर्स कौन से हैं कौन से नहीं देखना ज़रूरी। देन दोस्तों स्ट्रेट्स की बात करें, ये हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। इकोनॉमिक पर्पस से जब इंडिया चाइना के जब मुद्दा भी गहरा आ गया तो इंडिया ने कहा था कि हम भी आपके जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाने वाला सारा सामान रोक लेंगे, ठीक है। तो चाइना के जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सामान नहीं पहुंचेगा। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ ईस्ट एशिया में, जो बबल मानदेब है वेस्ट अफ्रीका में है। तो ये मैप देखें अगर, तो इस मैप में देखिए ये यहाँ पर है, जैसे ये जो हमारा ईस्टर्न अफ्रीका है और जो यहाँ पर ये वाला इलाका, यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ एडन है और बबल मानदेब स्ट्रेट भी यहीं पर है। देन दोस्तों हॉर्मुज़ स्ट्रेट ये ईरान के पास। देन अगर आप यहाँ देखें ये रहा आपका मलक्का जो मलेशिया के साथ टच करता है। एंड देन स्ट्रेट ऑफ टार्टरी भी है ईस्ट एशिया में। अगर आप एक और मैप में भी देख लेंगे इसको, तो स्ट्रेट ऑफ टार्टरी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर ही, ये रहा स्ट्रेट ऑफ टार्टरी, ठीक है। रशिया एंड जापान के आसपास ये लगता है। ओके, देन दोस्तों स्टील बहुत न्यूज़ में रहता है। स्टील के कंपोनेंट्स देख लेने ज़रूरी हैं कि स्टील में मॉलिब्डेनम भी डलता है, ठीक है, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा बहुत कुछ डलता है। स्टील इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। देन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, जिसमें से बात कही गई कि हम 100 गीगावाट्स निकालेंगे सोलर से, 60 फ्रॉम विंड, 10 फ्रॉम बायो पावर एंड 5 फ्रॉम हाइड्रो पावर। ये बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बियॉन्ड हमने वादा भी किया कि हम बहुत सी अपनी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जो प्रोड्यूस करते हैं कम करेंगे। तो उसमें NDCs हमने दिए, जो नेशनली डिटर्मिन्ड जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि हम कितना जो अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स को कम करने वाले हैं। हमने कहा कि जो टोटल कैपेसिटी होगी वो भी हम 40% अब हम कहाँ से लाएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से लेकर आएंगे। इसलिए इंडिया बहुत अग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी को परसू कर रहा है, ठीक है। तो 40% की ये फिगर को हमने भूलना नहीं है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी विद फ्रांस। अभी इसमें 122 प्लस कंट्रीज आ चुकी हैं। एंड पहले था सिर्फ और सिर्फ जो ट्रॉपिक्स वाली कंट्रीज हैं, नहीं अब उसको एक्सपैंड कर दिया, कोई भी आ सकता है इसमें। ओके, सेक्शन 7 न्यूज़ में था
है जब सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है आरबीआई को पैसा ट्रांसफ़र करो तो कर देंगे। बाकी जब भी जो इंपॉर्टेंट कोई सेक्शंस हैं यहाँ पर आपके लिए लिख दिए कि नोट छापना और उसके बाद कि सेंट्रल बैंक के जो बोर्ड में कौन होगा, डायरेक्शंस कौन दे सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 21। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में। ऑलराइट, चलिए देन दोस्तों पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव PPI, ये एक चीज़ थी, साइड सी बॉडी है, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी न्यूज़ में बात आ रही है ड्रग्स एटसेट्रा, तो ये चलो ये सवाल तो पहले बनाया था जून जुलाई में, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट फिर से हो गया। ये UNODC के अंदर आता है दोस्तों, UN का ऑफिस है जो ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उसके तहत आता है। तो ये और जो पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव है ये ओपीएम ट्रेड जो अफगानिस्तान से शुरू होते हैं ओपिएट्स, उसको रोकने के लिए कि कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन कि वो दुनिया भर में उसकी डिमांड ना हो, एंड उसकी डिमांड ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि जो जितना भी जो ये ब्लैक मनी एटसेट्रा जो चल रहा है ये इसको भी रोका जाए। इसी कारण इंडिया इसका मेंबर भी है UNODC का। इसी कारण इंडिया ने 2 और जो कन्वेंशन हैं, एक तो जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड उसके बाद जितनी भी जो ये ट्रेड वगैरह चल रहा है, देखो बस आपको 2 बातें रखनी है, UNCAC एंड TOC दोनों ही को इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ, दोनों ही कन्वेंशंस को, ठीक है। तो ये क्योंकि जो ड्रग्स और क्राइम को जो रोकने के लिए जो हमें पैरेलल बहुत सी और जो काम करने पड़ेंगे उसमें से एक ये है। ओके, देन दोस्तों CPI की बात करें, हाउसिंग ग्रुप की मैक्सिमम है CPI रूरल में, जी नहीं, CPI रूरल का अगर हम देखें यहाँ पर ये रहा जो रूरल CPI अर्बन एंड कंबाइंड, तो रूरल में तो हाउसिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पर CPI में काउंट ही नहीं होती, ठीक है दोस्तों। फूड एंड बेवरेज जो ग्रुप है वो CPI अर्बन कंबाइंड में सबसे बड़ी कॉम्पोनेंट रखता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो CPI रूरल में भी फूड का बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है 54%, ठीक है जी। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक है, कि हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि कितने कंपोनेंट्स हैं, जो ब्रॉडर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये फूड एंड बेवरेज है, एंड देन पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड जो फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड मिसलेनियस, एंड किसकी वेटेज सबसे ज़्यादा किसकी कम, थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़रूरी। ओवरऑल अगर हम देखें फूड वाले आइटम्स के कितने हैं रूरल में, कितने हमारे अर्बन एंड कंबाइंड में, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अगेन हमारे देश में पिक कर रही है। ओके, देन दोस्तों S-400 ट्रायम्फ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ से आ रहा है, वैसे रशिया से लिया जा रहा है, और ये एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने वाली मिसाइल सिस्टम है, एंड जो टर्की ने भी परचेज कर लिया, US ने दबाव बनाया रशिया से मत खरीदिए, लेकिन टर्की ने तब भी परचेज कर लिया था। ऑलराइट, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, मैं इनको क्विकली छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले किए हुए हैं। MCLR, ये आप अगर आपने किए हुए तो आप पढ़िए इनको, ठीक है। देन DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, दोस्तों ऐसा अभी जैसे स्टार्टअप्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, वो चाहते हैं फंड्स रेज करना, तो अपनी इक्विटी को छोड़ देते हैं, इक्विटी मतलब अपने हिस्सेदारी को छोड़ देते हैं, बेचना पड़ता है उन्हें ताकि पैसा आए और अपने स्टार्टअप में पैसा लगाएं। तो दोस्तों लेकिन ऐसे करने में उनके वोटिंग राइट्स जा सकते हैं, उनकी वहाँ पर से कम हो सकती है कि अपने स्टार्टअप को अपनी तरह से नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को फेसबुक ने सबसे पहले वैसे दुनिया में लेकर आए। तो वहाँ पर जो बात क्या हुई, रादर फेमस किया फेसबुक ने कि आप शेयर ले लीजिए मेरी कंपनी का, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो DVR वाले जो शेयर्स थे वहाँ पर उनकी बात शुरू हुई कि ये वोटिंग राइट्स कम होते हैं लेकिन डिविडेंड ज़्यादा मिलता है आपको, कि अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी हिस्सा ज़्यादा मिलेगा लेकिन वोटिंग करने का नहीं है, ठीक है। एंड देन दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या होते हैं ये भी हमें देख लेने चाहिए। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात तेज़ हो रही है। स्वीडन वर्ल्ड लीडर नहीं है, नॉर्वे है, एंड नीति आयोग ने कहा है 2030 तक हमारे देश में सभी के सभी व्हीकल्स जो बिकेंगे कौन से होंगे, इलेक्ट्रिक। देन दोस्तों कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स, दोस्तों पहला वीडियो आपके पास जो आपको होमवर्क में करना है फॉरेक्स वाला 2 मिनट वाला वीडियो, अगर देखा हुआ है बहुत बढ़िया, नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ देख लीजिए, होमवर्क नंबर 1, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सवाल स्टैटिक में पूछे जाते हैं। इंडिया का फॉरेक्स ऑल टाइम हाई चला गया, $500 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं, तो इसीलिए ये सवाल हमसे कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं कि रिवर्स ट्रांच पोजीशन हमारी होती है कि नहीं होती, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये नेक्स्ट है अबाउट फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों फिस्कल डेफिसिट छोड़िए, जितने भी डेफिसिट्स होते हैं सभी के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी, स्टैटिक क्वेश्चन और बहुत ही खास एग्जाम्स का। तो डेफिसिट से बना हुआ एक वीडियो, अगेन आप उसको सर्च कीजिएगा। देखो सर्च कैसे करना है, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स एंड प्लस स्लीपी क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा 2 मिनट सीरीज़ है। ऐसे ही जो ऑल डेफिसिट्स करके स्लीपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा क्विक वीडियो बना हुआ है, सारे के सारे डेफिसिट्स एक आपके
3-4 मिनट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें लास्ट मिनट पे करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, बस आपने पढ़ा होता है, आपको रिवाइज़ करना होता है। करंट अकाउंट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बिग न्यूज़ बनाया था अभी रिसेंटली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी क्यों रहता है, क्योंकि करंट अकाउंट रिसेंटली इंडिया ने सरप्लस किया एक क्वार्टर, क्योंकि कोविड के चलते हमारे इंपोर्ट्स बहुत कम हो गए थे, एक्सपोर्ट्स फिर भी चल रहे थे, तो इस कारण से हमने थोड़ा सरप्लस कमाया। तो करंट अकाउंट सरप्लस हमने बहुत टाइम बाद, शायद 20 सालों बाद कमाया। तो इसीलिए कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, वैसे ही सभी हैं करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, लेकिन स्टिल अगर हम देख लें तो इसमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो बिग न्यूज़ का वीडियो था करंट अकाउंट सरप्लस पर। ओके, देन दोस्तों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया ने वैसे और अदर वर्ल्ड बैंक ने ही रिसेंटली बहुत एलिगेशन लग गए, कहा इसको शायद ड्रॉप कर दे, इसी कारण फिर से न्यूज़ में आ गया। 2 साल से यूपीएससी पूछ रहा है, तो इसीलिए इस पर जो वीडियो बने हुए हैं, लेटेस्ट वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए। कितने इंडिसेज हैं? 30 नहीं 10 सब इंडिसेज हैं। एंड देन इंडिया का जो कंसेक्यूटिव और राइज हुआ, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम है ना, फाउंडर्स के नाम भी पूछ ले जाते हैं, जैसे ब्रिक्स के फाउंडर, ब्रिक्स का नाम किसने सोचा, ठीक है, वो भी हमसे पूछा जा चुका है। ओके, देन दोस्तों, कंपटीशन एक्ट, अगेन मैंने आपको बताया था कि जो सीसीआई को बने हुए अप्रॉक्सीमेटली जैसे 20 साल हो गए, तो 18 साल तो उसको जो लॉ पास हुए हो गए 17 साल, तो इसीलिए पहले एमआरटीपी एक्ट था, तो उसी को रिप्लेस किया गया था। एंड देन राघवन कमेटी ने इसका मेंशन किया था, तो शायद थोड़ा साइड सी न्यूज़ है, लेकिन देख सकते हैं। एफआईडीसी जो इस एनबीएफसीज़ की बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो एनबीएफसीज़ को रेगुलेट करती है। एंड देन लेकिन इसमें सभी एनबीएफसीज़ को मेंबरशिप नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात थोड़ी ज़रूरी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही हमने शुरू किया कि जगह जगह पर जाके एंटरप्रेन्योरशिप को, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड एक ऑटोनॉमस एक बॉडी बनाई गई, ताकि जो वेरियस इसके सेंटर्स बनाए गए, ताकि देश भर में एंटरप्रेन्योरशिप एट लोकल लेवल, पर्टिकुलरली विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए। अभी इसने रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि अफ्रीका में भी सेंटर्स खोलने की बात हो रही है। देन दोस्तों, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ये हमारे बैंक्रप्सी कोड का पार्ट है ना। बैंक्रप्सी कोड आईबीसी भी हमने ढंग से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर भी काफ़ी बात डाल दी गई है, इसको देख सकते हैं। ओके, देन दोस्तों, रिफाइनरीज न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आपको शायद पता होगा, सरकार ने कहा था वो डिसइन्वेस्ट करने वाली है बहुत सारी भारतीय कंपनियों को, जिसमें से एक रिफाइनरी भी थी, नाम था उसका नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसी एक हमने इस पर क्वेश्चन भी करेंगे आगे। तो लेकिन ये असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे बनी एक रिफाइनरी है। बाकी रिफाइनरीज दोस्तों, मनाली रिफाइनरी के हिमाचल में है जगह एक, लेकिन मनाली हमारी एक और जगह भी है तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, बरौनी बिहार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैच करवा लिए जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ये मैप में, ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं। ओके, देन दोस्तों, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट न्यूज़ में था, कांडला पोर्ट को कहते हैं, नॉन मेजर नहीं दोस्तों, ये तो मेजर पोर्ट ही है। एंड इसके बाद अर्लियर इसका नाम नावा शेवा तो कोई और ही है ना, तो वो तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास है। देन दोस्तों, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स है, हाईएस्ट जो हमारा वॉल्यूम से देखें, जो सामान आता है बाहर से सबसे ज़्यादा आता है। अदरवाइज कंटेनर्स सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, वो जो हमारा जीएनपीटी पोर्ट है नावा शेवा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेनर्स आते हैं। पीएम किसान स्कीम 2 मिनट में कवर की हुई है, इंपॉर्टेंट फीचर्स जान सकते हैं, मेंस में वैसे आ चुकी है इसके जैसे जुड़ी हुई स्कीम, तो थोड़ा चांसेस कम है प्री में आने के, ठीक है। एंड देन वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या हो अगर कि बैंक इंटरेस्ट रेट घटा दे अपना, ठीक है। तो बैंक्स, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डबल नेगेटिव पूछे हुए हैं। ऐसा एक बार सवाल यूपीएससी ने पूछा था, वो सवाल बच्चों को सवाल ही समझने में दिक्कत हो गई थी, इसी कारण समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एनेबल दिस, ठीक है। एंड आपने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये 2 नेगेटिव आ गए, तो इसका मतलब अगर मैं इनको और इसको हटा दूँ तो सिंपली पूछा गया है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग विल एनेबल अ बैंक, ठीक है, टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और हमें अब करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है, क्योंकि हमने इसका भी नेगेटिव हटा दिया, इसका भी नेगेटिव हटा दिया, हमारा क्वेश्चन समझना आसान हो गया, ठीक है, कि बैंक को इंटरेस्ट रेट कम करने में कौन सी चीज़ एनेबल करेगी, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं करेगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन स्मॉल सेविंग, ये भी नहीं करेगा। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, हाँ ये कर सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ओनली इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकरेक्ट चलो पूछ लिया, लेकिन ये ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगी, कि क्योंकि यहाँ पर बैंक्स अगर उनको अपना इंटरेस्ट रेट लोअर करना है तो वो हायर एफडी या हायर सेविंग रेट नहीं दे पाएंगे ना, ठीक है। ओके देन दोस्तों, आगे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशंस, तो वर्चुअल करेंसी, चाइना भी अपनी वर्चुअल करेंसी बना रहा है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्चुअल करेंसी पर भी हमने एक पूरी सीरीज चलाई थी, 2 मिनट वीडियोज़ की मैंने डाली थी, वहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल करेंसी। एंड वो 2 या 3 वीडियोज़ हैं बैक टू बैक, क्विकली जस्ट रन थ्रू देम, क्योंकि स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, और 2018 में पूछा गया था, दोबारा नहीं आया।
लेकिन अभी आ सकता है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है दोस्तों? ऐसी इन्वेस्टिंग जहाँ पर सोशल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट इकट्ठे मिले, ठीक है, जो जनता का, लोगों का भी फ़ायदा हो, जो लेट्स से जो थोड़ा सा गरीब जो तबके से आते हैं उनका फ़ायदा, ठीक है। तो उसको इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इंडिया में बढ़ रही है, घट रही है, थोड़ा देख सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया 2018 में शुरू हुआ, जहाँ पर इंडिया की जो अभी अगर हम देखें तो जो हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट है ना, ये वाली पॉपुलेशन घट गई है, 50% से कम आ गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि 37 ईयर्स तक चलेगा ये। एंड चाइना हमसे पहले आ चुका है, जापान तो उससे पहले। अकॉर्डिंगली UNFPA की जो पॉपुलेशन फंड है तो उसकी भी डेफिनेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत की बहुत टाइम से यहाँ पर एक जो उम्मीद थी कि टॉप 50 में आ जाए दुनिया के, तो वो सपना भी पूरा हो गया। 48 रैंक आया है रिसेंटली भारत का। 2020 में देखें तो 48 टॉप 50 में आ गए हैं। एंड अगर जो 2019 की जो थीम थी वो हेल्दी लाइव्स के ऊपर थी, हमने इस पे मेंस का सवाल भी बनाया था। 2020 की जो थीम है वो है हु विल फाइनेंस इनोवेशन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि इनोवेशन इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन है वो इनोवेशन को ही फाइनेंसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी दिमाग में रखनी ज़रूरी है। GII और इसको कौन रिलीज़ करता है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी INSEAD जो वीपो के साथ मिलकर इसको जो रिलीज़ किया जाता है। इंडिया ने अभी रिसेंटली ही 48 रैंक इसमें ले लिया। दलवाई कमेटी फार्मर्स के इनकम डबल करने के लिए है, हमने प्रीक्योर में भी कवर किया है। SFAC डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है इसका, अगर आप जैसे क्रैश के स्टूडेंट हैं तो क्रैश में भी डाला था SFAC का मैंने वीडियो। तो इसको दिल्ली मंडी, जो ENAM एट्सेट्रा सभी कुछ जो पूरा करने की बात की गई है। और जो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं एग्रीकल्चर के, वो ऑटोमेटिकली क्या इसके जो चेयरपर्सन रहते हैं। तो एक बात यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अभी पर्टिकुलरली देखें जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट वगैरह के हैं, वो एग्रीकल्चर और जो फार्मर्स वेलफेयर के जो भी हमारे मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो ऑटोमेटिकली ही इसके जो प्रधान प्रेसिडेंट रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो हमारी तीनों ऑप्शन ऑल आर करेक्ट यहाँ पर सही हो जाती हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SFAC से आगे बढ़ते हैं। जो श्रम योगी मानधन योजना की बात, तो दोस्तों जहाँ पर जो श्रम है ना, जैसे मेहनत करने वाले लोग, वो लेबर की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसकी गलती नहीं करनी, ठीक है। जहाँ पे श्रम योगी की बात आएगी, चाहे वो किसान की अगर बात हो, क्योंकि किसान को लेकर भी एक ही स्कीम चलती है, ठीक है। वो भी अगर आप देखें तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा चलाई जाती है। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए है ये वाली जो प्रधानमंत्री श्रम योगी। एंड देन 60 साल तक उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक अश्योर्ड मंथली पेंशन है, जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं उतनी आपकी प्रीमियम कम हो जाता है। ओके, देन दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे जो वेजेस को लेके जो एक्ट्स हैं उनको हम 4 पर्टिकुलर तरह से कोड्स में जो वेज बिल है उसमें जो कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वेज बिल है वो मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज, पेमेंट ऑफ बोनस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन, इनको इकट्ठा कर रहा है। ये दोनों नहीं है उसमें शामिल, ठीक है। तो ये लगातार रिफॉर्म चलते जा रहे हैं। उसमें से जब ये हमारा कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये पर्टिकुलरली ये 4 हमारे एक्ट चले जाएंगे, ठीक है, सब्ज्यूम कर लिया जाएगा। ओके, फेम की बात है। फेम हमने जगह जगह कवर किया है। फेम जो हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ोतरी करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए 3 साल में खर्चने की बात हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रैपिडली चाहते हैं इलेक्ट्रीफाई करना, ठीक है। ओके, तो जो प्राइवेट व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स को ही यहाँ प्रमोट किया जाएगा, अदरवाइज कमर्शियल में 3 और 4 व्हीलर्स की बात भी हो रही है। ओके, देन दोस्तों WTO में डी मिनिमस में डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। मैंने पहले भी आपको कहा था कि WTO के हमने 2 वीडियोज़ डाले हैं, एक तो बॉक्सेस वाले वीडियो और एक रिपोर्ट्स, ठीक है। तो दोनों ही वीडियोज़ आपने देखने हैं। अभी तक 4 या 5 मैं आपको वीडियोज़ बोल चुका हूँ देखने के लिए। ओके, देन दोस्तों कोर सेक्टर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। कोर सेक्टर तो हमें याद ही होना चाहिए, 40.27% कंट्रीब्यूट भी करता है ये कोर सेक्टर हमारा IIP में। एंड ऑफ कोर्स अगेन IIP का जो हमारा वीडियो है वो भी देख लीजिएगा कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हैं, हमें इनको मिस नहीं करना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही हैं तो इसी कारण से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देख सकते हैं NBFCs जो हमारे पर्टिकुलरली हैं, एंड जो इनको रेगुलेट करने के लिए अगर हम बात करें, इनकी रेगुलेशन अभी RBI को सौंप दी गई है। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस गहरा हो गया था।
पेमेंट बैंक्स की बात करें, हमने बहुत बार सवाल डिस्कस किया, टाइम डिपॉजिट नहीं रख सकते। देन NIIF पर भी हमने डिस्कशन की हुई है, इस पर भी वैसे एक 2 मिनट का वीडियो अवेलेबल है, इस पर सवाल आ चुका है, दोबारा चांस थोड़ा कम हो जाता है, तो लेकिन आप चाहें देखना NIIF अगर आपको नहीं पता तो देख सकते हैं, ठीक है। तो AIF है, 3 फंड्स हैं दोस्तों इसमें। मास्टर फंड जैसे आप इसको देख सकते हैं, मास्टर फंड है, उसका एक एजेंडा फंड ऑफ फंड्स, देन उसका कि थर्ड पार्टी जो मैनेजर्स हैं उनको थोड़ा साथ लेकर आने के लिए, और जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इंफ्रा के साथ जुड़े हुए चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाएगा। देन स्ट्रेटेजिक फंड है, देश के स्ट्रेटेजिक एसेट्स में पैसा लगाएगा। एपीडा फिर से आ गया क्वेश्चन। अब आप देखिए कि एपीडा आपको याद है कि कस्टम ड्यूटी रिकमेंड करता है इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल? जी नहीं, ये नहीं करता, ठीक है दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है, कोई भी कस्टम ड्यूटी कभी कितनी लगानी है कितनी नहीं लगानी वो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कॉमर्स करेगी। लेकिन दोस्तों बात ध्यान रहे, ठीक है, यहाँ पे DGTR होता है, DGTR होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, वो बताता है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, सिर्फ रिकमेंड करता है, लेकिन उसको नोटिफाई कौन करेगा? हमेशा ही हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सवाल UPSC पूछ चुका है, इसीलिए मैं आप पे थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत पहले आया था, दोबारा आने के चांस हो जाते हैं। ओके, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अभी कोरोना के चलते इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, एंड क्योंकि बहुत सी हमारे देश में लोगों को मेडिसिन थोड़ा सस्ते दाम पे अवेलेबल करानी होती हैं, तो बात यहाँ पर ये है कि मेडिसिन भी हैं और डिवाइसेस भी हैं, जैसे हार्ट में कुछ स्टेंटिंग वगैरह हो जाती है वो भी इसमें शामिल है। कुछ 800-900 के आसपास ही अभी तक हो चुकी है, लिस्ट काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो इसलिए इसको लेटेस्ट देख लें। एंड देन दोस्तों हायर डिप्रिसिएशन, कार्स पे डिप्रिसिएशन एकदम सडनली सरकार ने बढ़ा दी क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, जो कुछ सामान नहीं बिक रहा था, तो डिप्रिसिएशन बढ़ती है तो रीसेल वैल्यू काफ़ी रैपिडली नीचे आती है, तो जो थोड़ा उम्मीद होती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा सा जो, क्योंकि अगर लोग गाड़ियां बेचेंगे तभी ही नई गाड़ी खरीदेंगे, एंड देन इंश्योरेंस प्रीमियम भी डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल रखने की कीमत कम हो जाती है, तो प्रमोट करने के एक अटैम्प्ट है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चाह रहे थे हमारे देश वाले कि सार्क कंट्रीज़ जो हमारे आसपास वाली हम सार्क 8 हैं, तो उन नेशंस में भारत चाह रहा था कि अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए। चलो घर पे खुद पे हुआ नहीं हुआ, लेकिन आसपास वाली कंट्रीज़ को तो सिखा दें, ठीक है दोस्तों। तो भारत का जो वर्जन है उसको इंड गैप कहा गया, इसको QCI, ठीक है, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस पर जो नज़र बनाए हुए वही इसको मैनेज भी कर रहा है। देन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस सवाल वैसे आ चुका है, लेकिन स्टिल ये इसको डायरेक्ट टैक्स के जैसे ही इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको टैक्स किया जाता है। देन ICDR जो हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बात शुरू हो गई थी, बनना चाहिए, हमारे देश में बन भी गया अभी, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, गलती नहीं करनी। लगता है ना भुज में भूचाल आया था, यहाँ पे सुनामी, बैंकॉक में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो नहीं, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही हैं, ठीक है। एंड जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट था उसमें अनाउंस किया था भारत ने कि हम ऐसा कुछ करेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क एट्सेट्रा, SDGs है ना, क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन प्लान, जितने भी हैं इसको मद्देनज़र रखकर ही इसको बनाया गया। ओके, देन दोस्तों जो ISDS इंटरस्टेट जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है, सवाल लास्ट ईयर के ही प्री में ऐसा सवाल देखने को मिला, लेकिन इस बार ये न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि भारत RCEP की जो नेगोशिएशंस कर रहा था उसके तहत आया, एंड अभी चलो वो नेगोशिएशन तो फेल हो गई, इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर भी इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट रूल चाह रहा था, ठीक है, कि वो रहें, ठीक है। एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन से जनरली पता लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ ओरिजिनेट हुई है, अदरवाइज बहुत सारा चाइनीज़ जो सामान ऐसा हो सकता है कि किसी और कंट्री के थ्रू हमारे यहाँ रूट कर दिया जाए, जैसे चाइना में मेजरली सामान बना, थोड़ा सा सामान लेट से अगर वो श्रीलंका में बना दें एंड बोलें कि तो श्रीलंका मेड है, तो बहुत सारा चाइनीज सामान वहाँ से रूट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए भारत चाह रहा था कि इस पर रोक लगाई जाए, जहाँ पर मेजरली मैन्युफैक्चर होती है चीज़ उसी के हिसाब से रूल ऑफ ओरिजिन डिफाइन किए जाएँ एंड अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को देश में जो एंटर करने की आज़ादी हो। ओके, देन मोतीहारी अमलेखगंज बहुत बार डिस्कस कर लिया, एक फ्यूल पाइपलाइन इंडिया और नेपाल के बीच में पहली ऐसी एक पाइपलाइन है हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। एंड देन उसके बाद इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में एक पाइपलाइन चलाई गई, फ्यूल पाइपलाइन। देन दोस्तों भारत ने जो रशिया के फार ईस्ट में, ठीक है, जो फार ईस्ट में बहुत $1 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है, लाइन ऑफ क्रेडिट। भारत पहली बार ऐसा किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहा, भारत 20-25 बिलियन डॉलर अभी तक लगा चुका है। इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है भारत का कि रशिया से जो कि USSR था, इंडिया बहुत सारा पैसा लेता रहा है इतिहास में, लेकिन अब इंडिया ने पहली बार उनको उधार दिया, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट में मतलब उधार दिया, ठीक है। भारत अभी तक 2002 से लेके $28 बिलियन के आसपास और कंट्रीज़ को लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है। मिलिट्री
एक्सपेंडिचर की बात है, आप देख लीजिएगा, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। तो कि कौन सी कंट्री फर्स्ट, कौन सी सेकंड, सवाल पूछे था यूपीएससी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, है ना, तो ये सवाल अनगिनत बार कर दिए। यूपीआई, इस पर 2 मिनट अवेलेबल है, तो देख सकते हैं यूपीआई पे सवाल नहीं पूछा गया 2 सालों से, हो सकता है कि कुछ चमत्कारी बात इनको दिमाग में आ जाए, पूछ लें। तो ये एक और आपका वीडियो हो गया, 5वां 6ठा वीडियो है जो आपको देखना है, ठीक है। एंड देन दोस्तों इंपॉर्टेंट, इंडिया की जीडीपी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल यूपीएससी के बहुत खास रहते हैं, ठीक है। इंडिया की जो जीडीपी है वो दुनिया के टॉप 100 में नहीं है, अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें। इंडिया का रैंक 140-42 कुछ रैंक चल रहा है लेटेस्ट। एंड अगर डॉलर टर्म्स में देखें, भारत की ग्रोथ स्लो थी क्योंकि देश का रुपया जो डिप्रिशिएट होता गया कंपेयर टू डॉलर्स, लेकिन अगर रुपी टर्म में देखें तो भारत की ग्रोथ तेज दिखती है, ठीक है। इवन इन रियल टर्म्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम इन्फ्लेशन के लिए डिस्काउंट कर लें, ऑलराइट, तो रुपी टर्म में ग्रोथ तेज दिखती है, डॉलर टर्म में ग्रोथ बहुत स्लो, क्योंकि हमारा रुपया कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट होता रहा अगेंस्ट डॉलर्स। एंड अगर पर कैपिटा देखें तो देश की हालात बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आते हैं, ठीक है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी से तो हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। 5 ट्रिलियन बन भी जाएंगे तो यहाँ पर बात क्या है कि क्या लोगों के हालात अच्छे होंगे पर कैपिटा, ओके। नॉनदलेस, तो यूएन इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक, माइग्रेंट्स न्यूज़ में है, तो माइग्रेंट स्टॉक की बात करें, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी डायस्पोरा की आबादी किसकी है, भारत की है दोस्तों। भारत के जो मेजर जो डायस्पोरा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यूएई में सबसे ज़्यादा, देन यूएस, देन सऊदी अरब, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनके डायस्पोरा मतलब उनके लोग बाहर हैं, मैक्सिको, देन चाइना, ठीक है। हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, हमारा मन करेगा शायद चाइना ना हो, नहीं दोस्तों चाइना नहीं है, ठीक है, मार्क नहीं करना, इसलिए गलती नहीं करनी, ओके। वॉलेटिलिटी ऑफ रुपी, अगर कौन सी चीज़ें ऐड करती हैं, ऑफशोर ट्रेडिंग, दोस्तों अगर हमारे घर पे ट्रेडिंग नहीं हो रही रुपी की, बाहर हो रही है, तो उसको हम रोक ही नहीं पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वॉलेटिलिटी आ जाती है, जो कि रुपए के साथ हो रहा है। जो हमारी मैक्सिमम जो ट्रेडिंग हो रही है वो देखने को मिला यूके में हो रही है, तो इसी कारण भारत ने गिफ्ट सिटी में जो एक आईएफसी की जो गठन किया, हमने प्री क्योर्स में कवर किया हुआ है कि उससे क्या होगा एंड अकॉर्डिंगली कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी, तो उसके कारण हमारी यहाँ पर अभी जो डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी टेंडेंसी है कि जो रुपी कंसिस्टेंटली इतना वॉलेटाइल है, कभी डॉलर के खिलाफ बढ़ गया, कभी घट गया। एंड देन दोस्तों रुपी में अगर हम पेमेंट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली और वॉलेटिलिटी डिक्रीज होने की टेंडेंसी हो जाती है, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है ग्रेटर नोएडा में, बाकी और स्टेट्स की तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है दोस्तों, इसीलिए। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, भारत सरकार ने कहा कि चाहते हैं वो डिसइन्वेस्ट करना बहुत सारी चीज़ें, एंड अगर स्ट्रेटेजिक वर्ड लगाए तो मैनेजमेंट भी जाती है एंड ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है किसी प्राइवेट एजेंसी को। दोस्तों ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड्स की बात हुई, उसमें मोदी जी को भी अवार्ड मिला, तो वो कौन देता है इनको, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ही द्वारा दिए जाते हैं। 5 कैटेगरीज हैं एंड उन 5 कैटेगरीज का नाम भी आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को अगर इससे जो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, उसी में ही जो यूएन जनरल असेंबली से जस्ट पहले होती है, उसी में ही अवार्ड ये दिया गया, ओके। गिग इकॉनमी दोस्तों बस वही है कि जो शॉर्ट टर्म से जो हम काम कर रहे हैं, फ्रीलांस वाले काम की, जैसे लेट्स से कोई ऊबर का ड्राइवर बन गया एंड कोई जो स्विगी पे कुछ डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सोशल सिक्योरिटी मिले, उसकी बात यहाँ पर शुरू हुई है, ओके। जीआई टैग, इंपॉर्टेंट सवाल, जो टर्मरिक को मिला, डिंडीगो लॉक को मिल गया। एंड देन जो पंचामृतम है दोस्तों, पंचामृतम वैष्णो देवी टेम्पल का नहीं है, ये आप देख लें। एंड देन जीआई टैग को ही कंप्लीटली थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, यहाँ पर हमने नोट्स में डाल दिया। WTO द्वारा दिया जाता है, 10 साल के लिए वैलिड है और 10 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था। एंड देन पंचामृतम पलानी मुरुगन टेम्पल का है, ठीक है। एंड देन उसके बाद डिंडीगो लॉक एंड देन साड़ी भी हैं जो तमिलनाडु से, उनको भी मिल गया जीआई टैग इस साल। बाकी और चीज़ों को जो मिला जीआई टैग, इसको भी आप देखते रहें। बाकी अगर जो पामेसान चीज़ होता है, स्कॉच, विस्की, शैम्पेन फ्रांस की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस जीआई टैग्स हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। देन दोस्तों लाइबॉर शॉर्ट टर्म रेट था, इसमें बहुत सारी धांधलियाँ, करप्शन, स्कैम मिले, तो उसको रिप्लेस करने की बात हुई, सोनिया से रिप्लेस किया जा रहा है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो सेंट्रल बैंक है जो यूके का, उस द्वारा ही ये शॉर्ट टर्म रेट दिया जाएगा, जो बैंक्स आपस में इंटर बैंक जो लेंडिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये सोनिया, उसको नाम लिखा गया, ठीक है। जो स्टर्लिंग मतलब कि जो पाउंड्स में ही ये जो डिनोमिनेटेड रहता है। देन दोस्तों पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने शुरू की थी, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन के जाने के बाद आई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं, ओके। देन दोस्तों प्रमोटर कौन है, जिसने इनिशियली पैसा लगाया कंपनी में, कंपनी को प्रमोट किया, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि काम किया हो, पैसा लगाया हो। सेबी ने रिसेंटली इसको और ज़्यादा जो इस पर रेगुलेशंस डाल दिए हैं कि आपको
अपने अगर कोई डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं जिसमें आप पैसा रेज करना चाहते हैं, प्रमोटर्स के नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रमोटर वर्ड है ना, ये एक स्टैटिक सा वर्ड है, पता होना चाहिए। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यूज़ में रहता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, अपील, यहाँ पर अपील की जाएगी अगेंस्ट वेरियस जो हम जैसे चीज़ें, मान लीजिए कोई सेबी ने कुछ बात कही, कौन से जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेबी के कुछ रेगुलेशंस के खिलाफ तो आ ही सकता है यहाँ पर अपील। एंड देन अगर PFRDA एंड IRDAI इन्होंने भी कुछ अगर रेगुलेशन पास करी, उनके खिलाफ भी ये सैट उस पर जजमेंट दे सकता है। ओके, कोर सेक्टर लेस देन 40%, जी नहीं, मोर देन 40 है, जस्ट थोड़ा ज़्यादा है 40 से IIP में। एंड देन डेटा CSO ही कलेक्ट करता है हर महीने के महीने। दो तरह से सेक्टर वाइज भी प्रेजेंट करते हैं, यूज़ बेस्ड भी प्रेजेंट करते हैं। वीडियो बना हुआ है IIP पे, मैंने पहले भी आपको लिंक दिया था, आप देख सकते हैं। IIP के वीडियो में छोटी सी एक मिस्टेक है, वो तो वहाँ पर जो बोलते बोलते गलती हो गई, तो नीचे कॉमेंट्स में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, देन स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड्स के उसमें थी कि जहाँ पर जो लेंडर्स एंड बोरोवर्स जो हैं, अब जो किसी ने उधार दिया, किसी ने उधार वापस करना है, ठीक है, तो जो उनमें पैसा नहीं मांगते कुछ टाइम तक, थोड़ा सा एक तरह से जो लेंडर होता है वो पैसा मांगना बंद कर देता है कि इतने टाइम का आपको मैं और मोहलत दे रहा हूँ, तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट उसको नाम दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली क्राइसिस हुआ था, तो ये वर्ड जो न्यूज़ में था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट के तहत आया, उसकी प्रिंसिपल बेंच मुंबई में नहीं, दिल्ली में ही है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही हमारे मेजरली जितने भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा सभी चीज़ें हैं। एंड देन दोस्तों DNS अलाउंस की बात करें, जो महंगाई भत्ता मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप बन जाएंगे IRS अफसर एक्सेट्रा, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, तो आपको जो DNS अलाउंस मिलेगा वो किस पे बेस्ड होगा दोस्तों, वो होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन से वाले पे, ना तो कंबाइंड, ना अर्बन, ना कुछ और, इंडस्ट्रियल वर्कर। दोस्तों आप इंडस्ट्रियल वर्कर कहलाएंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, जो WTO की मीटिंग्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ें अगर इससे, तो जो तिरूर बीटल केरल से ताल्लुकात रखता है, थोड़ा ज़्यादा ग्रीन होता है, ज़्यादा फ्रेश रहता है बहुत टाइम तक। न्यूज़ में इससे था क्योंकि तिरूर बीटल को GI टैग मिला, और इमरान खान है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला ये तो मेरा फेवरेट है। ओके, चलिए, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन जो मैं इसमें बता रहा हूँ, 2 मिनट की वीडियो बनाइए WEF की रिपोर्ट्स पर, ठीक है। WEF की 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती हैं, अभी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, उनमें ये रिपोर्ट पूछी गई, उस वीडियो से बाहर सवाल नहीं था, आराम से कवर हो रहा था, ठीक है। तो ये वीडियो आप फटाफट देखिए, WEF रिपोर्ट्स स्लीपी क्लासेस करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। ऑलराइट, कि क्या क्या मैप करता है, कौन से पिलर्स हैं, फटाफट से बस उसको रिवाइज कीजिए। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, दोस्तों ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उन्हीं के लिए वैलिड है, कि चाहे हो सकता है गूगल का सारा स्टाफ बैठता हो US में या कहीं और, ठीक है, लेकिन इंडिया में गूगल की कितनी सारी प्रेजेंस है, कितना सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, पैसा कमाते हैं, तो इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो टैक्स भी देना होगा, ठीक है। भारत सरकार ने इसलिए इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ओके, शुरू कर दिया, ज़्यादा टैक्स भी लगा दिया। जो सेंसस ऑफ लाइफ स्टॉक की बात करें, मवेशियों का, पशु मवेशियों का, तो वो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंक्रीज। पंजाब नहीं, ये ऑप्शन गलत लगी हुई है, UP में मैक्सिमम हमारी लाइफ स्टॉक एग्जिस्ट करता है, ये ऑप्शन हमने इसमें लिखा भी हुआ है। ओके, देन दोस्तों हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट, ये हुरून तो चलो किसी इंसान का नाम ही है, वो ही निकालते हैं, खुद भी बहुत अमीर आदमी है, तो वो स्टार्टअप्स की लिस्ट वगैरह निकालती है। भारत में उन्होंने बोला कि सब 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स मतलब $1 बिलियन जिनकी वैल्यूएशन हो गई है, ऐसे स्टार्टअप्स, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हमारे देश में तो जिनकी $1 बिलियन की हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि इंडिया 3rd रैंक पर है, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं, और जो पेटीएम वाली कंपनी है, और ओला कैब्स, ओयो रूम्स, बायजूस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो $1 बिलियन से बड़ी हो चुकी हैं। UK 4थे नंबर पर है, चाइना टॉप पर, एंड और US 2nd नंबर पर। ओके जी, ठीक है, करीबी हैं काफ़ी। ओके, देन FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली इंडिया डिमांड कर रहा है कि आप ब्लैक लिस्ट कीजिए कि पाकिस्तान में जो पैसा है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए जाता है, एंड इसीलिए अगर हम देखें तो ये G7 का इनिशिएटिव था, बात सही है। तो ग्रे लिस्ट की बात हो जाती है जहाँ पर टेरर फंडिंग की बात आ रही है, ठीक है। एंड नो कंट्री हैज़ बीन ब्लैक लिस्टेड, नहीं, ये सही नहीं है। ईरान और नॉर्थ कोरिया पर लग चुके हैं, ब्लैक लिस्टिंग हो चुकी है, FATF में आ चुके हैं। ओके, देन दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टैटिक क्वेश्चन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। GDP की, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये करंट अपॉन कांस्टेंट प्राइसेस के रेशो होता है, बहुत बार हमने सवाल पूछ लिया, अब तक रट जाएगा बच्चों को। एंड देन शॉर्ट पोजीशन में कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, जब इंसान कहता है कि मैं अभी आपसे बाय करके आपको लेटर जो आपको बेच दूंगा, ठीक है, स्टॉक, शॉर्टिंग ऑफ द स्टॉक कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो जनरली वो इसीलिए लेगा जब वो उम्मीद करेगा कि मैं आपको, जब अभी मैं आपसे खरीद रहा हूँ, जो बाद में आपको बेचूंगा, तो या फिर
कि अगर मैं अभी आपसे जो मैं इसको स्टॉक को अगर मैं बाय कर रहा हूँ एंड लेटर आई सेल इट टू यू और वाइस वर्सा, जैसे लेट्स से ये एक बायर, ठीक है, एंड लेट्स से जो शॉर्ट पोजीशन को खरीद रहा है, शॉर्ट पोजीशन को, तो अभी ये उम्मीद करता है कि अच्छा लेट्स से कि अभी जो पूरी जो मार्केट में जो रिलायंस का लेट्स से अगर स्टॉक की बात हो रही है, तो रिलायंस के स्टॉक की अगर हम बात करें तो रिलायंस का स्टॉक ये अभी जो शॉर्ट पोजीशन को जो बाय करते हैं, ठीक है, उनको अब इसने आगे बेच दिया। अगर लेट्स से अभी उम्मीद थी कि 95 रुपीज़ का लेट्स से ये स्टॉक है, ठीक है, तो इसने बेच दिया। बाद में लेटर इसको उम्मीद होगी कि इसका जो स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, देन ये इस स्टॉक को जब इसने बेच दिया किसी और को, इसको हील बाय इट बैक। वो कब खरीदेगा वापस? जब इसको उम्मीद होगी कि ये स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, 90 का रह जाएगा। 95 में बेचा विद अ प्रॉमिस कि आई विल बाय इट फ्रॉम यू लेटर, तो 90 में खरीद लिया, 5 का मुनाफा कमा लिया। लेकिन अगर स्टॉक बढ़ गया, अगर 100 का हो गया, किसी और का प्राइस का हो गया, तो उसको नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट पोजीशन में जनरली हम क्या उम्मीद करते हैं कि स्टॉक्स प्राइसेस विल फॉल। ऑलराइट, ओके। देन दोस्तों ये CPSE वगैरह जो थोड़ी सी सिंपल न्यूज़ हैं, तो कि महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना की 2 कैटेगरी देख सकते हैं। MSP पर भी बिल्कुल ही रिसेंटली एक 2 मिनट वीडियो बनाया था, एंड वो MSP अगेन न्यूज़ में भी है। सोइंग सीजन से पहले अनाउंस की जाती है, CACP द्वारा अनाउंस की जाती है। कंसिडरेशन कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम देख सकते हैं। अगर हम पाम ऑयल की बात करें, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। 2018-19 में इंडोनेशिया था दोस्तों, जहाँ से भारत ने सबसे ज़्यादा पाम ऑयल मंगवाया। उसके बाद मलेशिया आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन मलेशिया पे रिसेंटली ही हमारे जो भी कुछ उनसे दिक्कत हो गई, तो हमने उसको रोक दिया। ओके, देन दोस्तों RCEP ऐसे सवाल UPSC बहुत बार पूछते हैं, कंबाइंड दिस ऑफ दैट, है ना। तो जैसे RCEP के कंबाइंड GDP क्या ब्रिक्स की GDP से ज़्यादा है? दोस्तों बात देखो, आपको कंपेयर करना हो तो दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया एंड चाइना। इंडिया चाइना ब्रिक्स में भी हैं, इंडिया चाइना RCEP में भी होंगी, है ना, RCEP में भी होंगी और ब्रिक्स में भी हैं इंडिया चाइना। तो देखें RCEP में लेकिन बाकी 18 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ब्रिक्स में अब IC निकाल दें, 4 कंट्रीज़ बचती हैं। थोड़ा सा अगर ऑन द स्पॉट कंपैरिजन करना हो तो ऐसे है कि शायद 18 कंट्रीज जीत जाएंगी GDP में। तो हम यहाँ पर अगर डेटा देखें तो येस, $50 ट्रिलियन के आसपास GDP है RCEP की, 40 ट्रिलियन के आसपास है हमारे ब्रिक्स की, ठीक है दोस्तों। तो देन सॉरी, यहाँ पे 3 कंट्रीज बचेंगी बाकी। तो एंड देन पॉपुलेशन देखें तो हमारी अगेन इंडिया चाइना दोनों तरफ ही हैं, बाकी छुटपुट कंट्रीज़ हैं। तो इसमें थोड़ी सी गलती होने का यहाँ पर चांस है कि कंबाइंड पॉपुलेशन क्या ब्रिक्स की ज़्यादा होगी या RCEP, क्योंकि यहाँ कंट्रीज बहुत छोटी हैं। तो लेकिन ये भी डेटा हमें बताता है कि जो हम देखें पॉपुलेशन ब्रिक्स की ही ज़्यादा है कंपेयर टू, सॉरी जो RCEP की ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रिक्स, ठीक है, ओके। देन दोस्तों इंडिया जो क्रूड खरीदता है, क्रूड भी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो US में जो क्रूड के फ्यूचर्स के प्राइसेस से $0 से नीचे आगे माइनस में चले गए थे, तो इसलिए क्रूड की बात हो सकती है। इंडिया की जो क्रूड की बास्केट है उसमें जो स्वीट क्रूड भी है, सार क्रूड भी है, एंड देन WTI का इतना वहाँ रोल नहीं है क्योंकि बहुत दूर से आएगा, US का क्रूड होता है। एंड देन इसका हम क्विकली अगर इसको देख लें तो भारत जो सार क्रूड है 75%, स्वीट क्रूड है 25% अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये ऐसे चलता है। और जो स्वीट क्रूड में जो हमारे सल्फर का कंटेंट लो होता है, क्योंकि पहले ऐसा करते थे वो टेस्ट करते थे, ठीक है, टेस्ट सल्फर लो था तो स्वीट उसका थोड़ा टेस्ट लगता है। दुबई ओमान वाला सार ग्रेड का आता है, इसीलिए इनको जो प्रोसेस करने की जो हमारी पूरी रिफाइनरीज भी अलग होती हैं, तरीका भी अलग होता है। WTI हमारे US से आता है, यहीं पर ही अभी नेगेटिव प्राइस हो गई थी फ्यूचर्स की, जो ऑयल फ्यूचर्स की, ठीक है दोस्तों। देन फ्रेट कॉरिडोर्स न्यूज़ में थे रिसेंटली ही, जो हमारी DFCCIL है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर ही आती है। इसको अभी जो 2 इंपॉर्टेंट हमारे कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक चलता है ये मार्क कर दिया, वेस्टर्न कॉरिडोर हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है तो ये भी मार्क कर दिया। इनको लिंक करने की और उनको पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीशन की DFCCIL को दे दी गई है, ठीक है। इसके बारे में और भी जान सकते हैं, लिखा हुआ है। WTO जो वो कह रहे हैं जो सेफ टू ईट की, जो कंज्यूमर्स को अच्छा खाना मिले, कौन सा अग्रीमेंट है? SPS अग्रीमेंट है, सैनिटरी, है ना, साफ सफाई वाला, फाइटोसैनिटरी मेजर्स वाला, ओके। देन दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, रिसेंटली ही एक सवाल आया, हिमाचल प्रदेश में ही था, वो भी सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन से। UNDP इसको रिलीज़ करता है, बात सही है, लेकिन वो कह रहे हैं HDI में एक ही डायमेंशन होती है गरीबी की, MPI में बहुत सारी डायमेंशन है, ये बात भी सही है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है।
ओके, एक और सवाल डिस्कस करते हैं, फिर देन विल टेक अ ब्रेक, क्योंकि बोलते बोलते मेरा तो सांस ही फूल चुका है दोस्तों। इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके कहते हैं हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए, क्या ये प्लान्स के जो ये नाम लिखे हुए हैं सही हैं, आपने बताने हैं दोस्तों। 10th प्लान का कोई टाइटल ही नहीं था, 11th प्लान का नाम था इंक्लूसिव ग्रोथ, 12वां जो हमारा प्लान आया था उसका नाम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद तो प्लान ही खत्म हो गए। तो ये बीबीबी का सवाल करेंगे अगले उसमें एपिसोड में। तो ये 100 सवाल हैं दोस्तों। एक बात बस ध्यान रखना, ये जो 100 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए पार्ट 1 है, तो ये सभी के सभी एक एक जो आपके स्टैटिक करंट बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, सेंस ऑफ कंप्लीशन आने शुरू हो जाती है। आई विल ट्राई कि मैं आपसे 250 के आसपास सवाल डिस्कस कर दूं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो, ठीक है, और लगे हाँ कि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो शायद मे बी आई विल अटेम्प्ट इट वेल, ठीक है। डरने की बात नहीं है। और जो ऐसे जो हो रहा है ना लास्ट मिनट जो जिटरीनेस होती है कि अरे क्या होगा क्या होगा, डरने की बात नहीं है। एग्ज़ाम हर साल होता है, बहुत से बच्चे क्रैक करते हैं, इस साल आप भी करेंगे, मेहनत की है तो बस थोड़ा कंसोलिडेट रिवाइज करना ज़रूरी होता है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।